हेलो एवरीवन, कोर्स एफएसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अपना सेकंड पार्ट इकोनॉमी का, जिसमें हम समझ रहे थे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमने पिछले सीरीज में ये सारी चीज़ें समझ रखा था। आज हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के पोर्शन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है किसी अर्थव्यवस्था के लिए, जीडीपी में इनका योगदान कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम आज के सीरीज में समझेंगे। ये हमारा सेकंड सीरीज है, जिसमें केवल इंट्रोडक्शन से संबंधित एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यूपीएससी कभी कभी कोर में ना जाकर के बेसिक इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये इसमें कुछ उसी तरह के आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन ए दिया है, मानव विकास इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। कथन दो दिया है, मानव विकास के संबंध में मानव स्वयं ही साध्य भी है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए यहाँ साध्य का कॉन्सेप्ट ये होता है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब उसके उद्देश्य क्या हो। जैसे कि अब मान लीजिए गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप गाड़ी कोई भी ले लेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य ये होता है कि मंजिल पर पहुंचना। आप ये नहीं देखते कि मैं रेड वाली गाड़ी से जाऊँगा, ब्लैक वाली गाड़ी से जाऊँगा। आप किसी भी गाड़ी से चले जाते हैं, आपका उद्देश्य होता है बस अपने मंजिल पर पहुँचना होता है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि हर तरीके से मतलब शिक्षा के द्वारा या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मनुष्य की स्थिति में सुधार करना, उसकी स्किल और इम्प्रूव करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोनों जिन लोगों ने लगाया था बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत है हो सकता है। तो इसमें मानव पूंजी का स्रोत कौन कौन सा हो सकता है, आपको ये बताना है, जो मानव को मतलब ह्यूमन कैपिटल को और ज़्यादा इंप्रूव कर सके, आपको ये बताना है। कथन ए दिया है, शिक्षा में निवेश से। कथन दो दिया है, निवारक दवा मतलब टीकाकरण से, इम्यूनाइजेशन से। कथन तीन दिया है, स्वच्छ पेयजल किस व्यवस्था से। कथन चार दिया है, कार्य के दौरान प्रशिक्षण से। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा किसी व्यक्ति की उसको और ज़्यादा उसकी स्किल को बढ़ाया जा सकता है और उसको मतलब दक्ष बनाया जा सकता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए आप किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं लेबर से उठ करके एक स्किल्ड मतलब लेबर बनता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया काम कर पाता है। निवारक दवाओं मतलब किसी व्यक्ति को अगर निमोनिया हो तो वो कैसे काम कर पाएगा, या फिर कोई निमोनिया क्लियर नहीं होता है, निमोनिया तो सिंपल फीवर होता है तो वो तो अलग हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन मान लीजिए कोई और तो किसी और तरह की बीमारी है, तो उसमें वो कैसे काम कर पाएगा। अगर वो स्वस्थ होगा तो ही बढ़िया काम कर पाएगा, तो इसलिए वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ पेयजल देंगे उसको तो उसको मतलब जल्द से होने वाली बीमारियाँ नहीं होंगी, वो स्वस्थ रहेगा तो बढ़िया काम करेगा। कार्य के दौरान वो शिक्षित करेगा तो अपग्रेड करेगा ना, और ज़्यादा उसका स्किल बढ़ेगा। तो इसमें सभी कथन सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। कथन ये दिया है, मानव संसाधनों का अभियंता, यहाँ पे इंजीनियर हो गया अभियंता का मतलब, और डॉक्टर के रूप में परिवर्तन। कथन दो दिया है, मानव पूंजी का भौतिक पूंजी में परिवर्तन। कथन तीन दिया है मतलब सी दिया है, गरीब और अमीर के भी में परिवर्तन, मतलब गरीब से उसको अमीर में परिवर्तित कर देना, ये मानव पूंजी है। कथन डी दिया है, निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो बताइए इनमें से कौन सा मानव पूंजी निवेश का उपयुक्त उदाहरण है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ये लगाया था, अगर किसी व्यक्ति को आप इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मतलब ह्यूमन कैपिटल के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर इसमें देखें तो भौतिक पूंजी को मानव पूंजी को भौतिक पूंजी में कन्वर्ट करना, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई मनुष्य मतलब इंजीनियर तो बनेगा, मानव पूंजी ही बनेगा ना, भौतिक पूंजी थोड़ी बन जाएगा। ये चीज़ गलत था। अगर आप किसी व्यक्ति को गरीब से अमीर बना रहे हैं तो ये कहीं भौतिक पूंजी नहीं होता है, ये समृद्धि होता है, समृद्ध होता है, विकसित नहीं होता, समृद्ध होता है वो। दूसरा चीज़ अगर डी देख लें यहाँ पे क्यों गलत था कि निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये कहीं ना कहीं स्वरूप में परिवर्तन होता है, बस उस मानव पूंजी में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें सबसे परफेक्ट उदाहरण मतलब एक्सप्लेनेशन ए था, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वनियोजित मतलब जो अपने उद्यम के स्वयं स्वामी और संचालन है उसको स्वनियोजित करते हैं। कथन दो दिया है, संगठित क्षेत्र 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले क्षेत्र के प्रतिष्ठित या सार्वजनिक क्षेत्र। तीन दिया हुआ है, अनियमित मजदूरी दूसरों को खेतों में काम करने के लिए के बदले प्राप्त परिश्रमिक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। स्वनियोजित का अर्थ ये होता है कि अपने काम को स्वयं करें, मैं उसका ओनर भी हूँ और संचालक भी हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो 10 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जो सरकार के सभी कानूनों को पालन अच्छे से करते हैं और उनको छुट्टी पे भी अन्य तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उनको कहते हैं संगठित। अनियोजित मजदूर मतलब इसके कार्य का कोई निश्चित घंटा नहीं फिक्स होता है, अपने क्षेत्र पर अपने लैंड पे काम नहीं करता, दूसरे के लिए काम करता है, और वे मतलब श्रमिक के लिए काम करता है, मतलब कुछ पैसे के लिए काम करता है और कुछ छड़ के लिए काम करता है, तो उसको कहते हैं अनियमित मजदूरी। सी इसका सही आंसर है। डी सॉरी सभी इसमें सही था, डी इसका सही आंसर था। चलिए आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसका विशेषता है। आपूर्ति
वक्र जो है उसकी अनुपस्थिति किसकी विशेषता आपको ये बताना है। एकाधिकार की ए कह रहा है, बी कह रहा है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की, सी कह रहा है अल्प अधिकार की, और डी कह रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की। तो बताइए इनमें से किसकी आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति विशेषता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया एकाधिकार का तो बिल्कुल सही काम किया है। देखिए अगर केवल आप ही यहाँ पे सप्लाई करते हैं तो आपका एकाधिकार है ना, तो यहाँ पे सप्लाई तो कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला का कोई वक्र ही नहीं है। आप जब चाहेंगे सप्लाई कम कर लेंगे, जब चाहेंगे तब बढ़ा लेंगे, तो ये एकाधिकार केवल आपका है। देखिए दूसरा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का मतलब ये होता है कि कुछ ही लोग, सीमित लोग हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, और लेकिन उसके आप मतलब कंज्यूमर ज़्यादा संख्या में है और आपूर्तिकर्ता कम है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उन चारों में है, तो उसको क्या कहते हैं, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। अगर चारों मिल करके काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा घटा भी नहीं पाएंगे प्राइस, तो उनमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन एकाधिकार भी होगा। अल्पाधिकार देखें तो अल्पाधिकार ये मतलब इसका ये होता है कि अगर कम यहाँ पे खरीदने वाले हैं और ज़्यादा लोग बेचने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सीमित है, थोड़े से दो जो उतने ही हैं जितनी उनकी आपूर्ति कर सकते हैं, तो इसको अल्पाधिकार कहते हैं। अगर पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहें तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब जितने खरीदने वाले उससे कहीं ज़्यादा बेचने वाले हैं। यहाँ पे आप जहाँ चाहें वहाँ पे आपके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल हो और उसका अल्टरनेटिव उपलब्ध हो, तो उसको कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा। मतलब आपको अपनी पसंद में कोई भी परिवर्तन किए बिना दूसरे प्रोडक्ट को चयन कर लें, तो उसको कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम बल के अनियतीकरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। कथन ए दिया है, अधिक परिश्रमी के लाभ में रोजगार परिवर्तित करना। दो दिया हुआ है, श्रमिकों को अनियमित वेतन रोजगार से नियमित वेतन की ओर जाना, अनियमित वेतन से नियमित वेतन रोजगार की ओर जाना। सी दिया है, श्रमिकों का नियमित वेतन रोजगार से हट करके अनियमित रोजगार की ओर जाना। डी दिया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको ये बताना था अनियतीकरण के संबंध में कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ देखिए अनियतीकरण मतलब पहले नियत था, फिक्स था, लेकिन अब फिक्स नहीं है। जब इस तरफ जा रहे हों तो उसको कहते हैं श्रमिकों का नियत यहाँ पे ऑर्गेनाइज से हट करके अनऑर्गेनाइज की तरफ जाने की कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, अनियतीकरण। इसको गिग इकोनॉमी से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। गिग इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस पे लोगों को हायर किया जाता है और अपना प्रोजेक्ट पूरा करके चले जाते हैं। या फिर यहाँ पे ओला उबर को भी लेकर कॉन्सेप्ट में रख सकते, समझ सकते हैं कि ओला में क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, जितना देर वो गाड़ी चलाएंगे उतना उनका अर्निंग होगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर नियत होगा तो कार्य फिक्स होगा, सेम निश्चित सैलरी होगी, निश्चित छुट्टी मिलेगी। अब वो जब चाहेंगे तब नहीं ले सकते, जब गवर्नमेंट मतलब उनका ओनर चाहेगा तभी मिल सकता है। तो इसको कहते हैं नियत, मतलब वहाँ पर सब चीज़ें फिक्स हो। लेकिन अनियमित मतलब जब मैं चाहूँ तो काम करूँ, जब मैं चाहूँ तो छुट्टी लूँ, जितना मैं चाहूँ उतना काम करूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं अनियमित, हट करके काम करना इन सब चीज़ों से, नियमित से हट के अनियमित की तरफ। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में कहीं कहीं ज़्यादा लोग अनियमित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी के तरीके से काम कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रही है, प्रोजेक्ट बेस पे लोग काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है सभी लोग लगा लिए होंगे। ए में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, उसके बाद किस में मिलता है, द्वितीयक में, फिर तृतीयक में, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलता है। कथन ए कह रहा है, इसका कारण दिया हुआ है, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में कम होती है। तो बताइए क्या सही कथन का कारण सही दे रहा है, नहीं दे रहा है। दोनों कथन तो सही है लेकिन कारण नहीं बता पा रहा है। तो बी इसका सही आंसर है, जो कि कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों संगठित असंगठित को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना कि व्याख्या एक दूसरे का कर रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। कथन दो कह रहा है, आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं सम्मिलित हैं। तो देखिए यूपीएससी ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकती है, आप इसके लिए तैयार रहिए। मैं तो सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आर्थिक एजेंट का देखें तो अभी समष्टि अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। समष्टि मतलब समझ रहे हैं, बेष्टि की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़े लेवल पे, जिनके निर्णय से प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता हो। अगर बेष्टि होता तो किसी एक कंज्यूमर के मतलब निर्णय से क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछता, लेकिन यहाँ बेष्टि शब्द लिखा हुआ तो बड़े स्तर पर आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई बैंक अपने बैंक रेट को घटा देता है या फिर इंटरेस्ट रेट को घटा देता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई अगर बैंक रेट को कम करता है, रेपो रेट में बढ़ा देता है, वृद्धि कम करता है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आरबीआई कोई एक्शन ले, सरकार कोई एक्शन ले, या फिर किसी बड़े कंपनी का सीईओ या फिर उसके जो ओनर वो लोग निर्णय लें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लेंगे हम बेष्टि के अंतर्गत, जो कि बड़े स्तर पे हो।
उनके निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ इसमें बताना था आपको। व्यष्टि किसी व्यक्ति जो सीईओ हो या फिर संस्था जो आर्थिक निर्णय लेती है तो उसको आर्थिक एजेंट कहते हैं, तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा चीज़ देखें तो आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं सम्मिलित हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं, उसके एजेंट हैं, इनके निर्णय से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, तो बताइए इनमें से किसको समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। कथन ए दिया है एडम स्मिथ, कथन बी दिया है कार्ल मार्क्स, कथन सी दिया है अल्फ्रेड मार्शल, डी दिया है जे एम किन्स। तो बताइए इनमें से किसको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है अपना डी जे एम किन्स, तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। जे एम किन्स किसके हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो एडम स्मिथ किसके जनक हैं, तो एडम स्मिथ ने दिया था कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, फादर ऑफ इकोनॉमी इनको माना जाता है। दूसरा चीज़ देखें तो कार्ल मार्क्स किससे संबंधित है, तो कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म से संबंधित है, मार्क्सवाद से संबंधित है। अल्फ्रेड मार्शल का संबंध किससे, तो अल्फ्रेड मार्शल का संबंध है डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से। और जेएम किन्स का तो हमने देख ही लिया, समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित किनका है, जेएम किन्स से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय, इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर है। ये कह रहा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है। कथन दो दिया है बी, उत्पादन के स्तर को कम करने के लिए उद्यम द्वारा शेष प्राप्ति, यहाँ प्राप्ति का मतलब, प्राप्ति का मतलब होता है रिसिप्ट। सी कह रहा है उद्यमी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को खरीदने के लिए शेष प्राप्तियाँ। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से निवेश व्यय किससे संबंधित है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने ए लगाया था बिल्कुल सही है। देखिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका उद्देश्य क्या होता है, कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और लाभ अधिक अर्जित करना, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, तो वो उनका उद्देश्य ही होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। चलिए अगला है अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष है। ए दिया है वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। कथन बी दिया है जिस वर्ष में सकल घरेलू उत्पादन को घटाया जाता है, जिस वर्ष में से सकल घरेलू उत्पादन को घटा करके फिर निकाला जाता है, ये कहना चाह रहा है दो। कथन तीन कह रहा है जिस वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाता है, जिस वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाता है। कथन तीन कह रहा है, तो डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ बेस ईयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि 2011-12 हमारे वहाँ इसमें है, तो इसका उद्देश्य क्या है, अगर 2020 में जितने हमारे घरेलू उत्पादन हुआ है दोनों से तुलना करके हम देखेंगे तो मिलेगा वर्तमान में क्या कंडीशन है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इसका क्या हो, तुरंत हमें पता चल पाएगा, जीडीपी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि हम बेस ईयर हमारा पीछे का है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है, लेकिन इन्फ्लेशन का इफेक्ट कहीं ना कहीं जीडीपी के प्रोडक्शन पे पड़ता है, जीडीपी पर पड़ता है, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में श्रम शब्द से तात्पर्य है, आपको श्रम शब्द से बताना है कि इसका संबंध किससे है समष्टि अर्थशास्त्र में। कथन एक है उत्पादन के संचालन के लिए मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे श्रम कहते हैं। कथन दो कह रहा है कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्य श्रम कहलाते हैं। कथन सी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। कथन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। और जिन लोगों ने ए लगाया था उत्पादन के संचालन के मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे श्रम कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया से डिफाइंड कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। दो कह रहा है खुली अर्थव्यवस्था में भारत से विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही है। देखिए ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई देश आपके वहाँ अपनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर सकता है और आपकी वस्तुओं का वो इम्पोर्ट कर पाएगा, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। दोनों एक दूसरे में निवेश कर पाएंगे, विदेशी कंपनियाँ के हमारे वहाँ अपनी प्लांट लगा पाएंगे, हम जाके दूसरे देशों में, हमारे वहाँ की कंपनी दूसरे देशों में जाके अपना इन्वेस्ट कर पाएंगे, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। तो उसी को होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। वो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के किया जाता है, या फिर अपने घरेलू जो भी उद्योग है उनको संरक्षण के लिए भी किया जाता है, जैसे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, टैरिफ हो गया, ये सारी क्या है प्रोविजन है जो कि कहीं ना कहीं इसको नियंत्रित करते हैं। तो नियंत्रण का प्रोविजन होता है, पूर्णतः खुला नहीं होता है। चलिए ए इसमें सही है,
दो देखें तो दो भी सही है, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे सभी वस्तुओं या फिर दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाले वक्र जो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि में प्राप्त कराते हैं देते हैं उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया था तटस्थता वक्र तो उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पर बजट रेखा दूसरी है। लाफर वक्र हम बाद में देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इसमें सही क्या है, तटस्थता वक्र। अब न्यूट्रल होकर के दोनों में से किसी को भी प्राप्त कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों में से दोनों एक ही स्तर के, दोनों के गुणोत्तर सेम है तो आप किसी पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में गति करती हैं उसे क्या कहते हैं। ए कह रहा है सामान्य वस्तुएं, बी कह रहा है निकृष्ट वस्तुएं, सी कह रहा है विलासिता की वस्तुएं, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। वैसी वस्तुएं, सोचिए आप खुद ही इसको अप्लाइड तरीके से थोड़ा सोचिए। वे वस्तुएं जिनके जब आपकी आय बढ़ती है तो आप उन वस्तुओं को उपभोग न बढ़ाने के बजाय घटाना शुरू कर देते हैं, तो कौन सी वस्तुएं होंगी। निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिनका वस्तु व्यक्ति के जैसे जैसे आय बढ़ने लगती है वो उनका उपभोग कम कर देता है। जैसे कि एक गरीब आदमी होगा जो सरकारी राशन के चावल का होगा, जब तक उसके पास पैसे ना होंगे तब तक वो उपभोग करेगा, लेकिन जैसे बस उसके पास पैसे बढ़ने लगते हैं तो वो बासमती चावल शुरू कर देता है उपभोग करना, उनको कम कर देता है। तो ये निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग व्यक्ति की आय के बढ़ने के साथ कम हो जाता है, उनका उपभोग कम कर देता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये सीरीज बस इतना ही। इसे देखने के लिए धन्यवाद।